कश्मीर की एक भीड़ भरी रैली, हजारों लोगों की मौजूदगी और उसी भीड़ के बीच छुपा हुआ एक बड़ा खतरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदल सकते थे। तभी दो सतर्क अधिकारियों ने समय रहते उस साजिश को समझ लिया और उनकी बहादुरी ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। आइए 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं। साल 2003। आज का दिन श्रीनगर के लिए बेहद खास था। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे मानो परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। रैली स्थल से कुछ दूरी पर लगे एक पुलिस बैरिकेड पर चेकिंग चल रही थी। तभी वहां दो लड़के साइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उनकी उम्र बमुश्किल 17 से 18 साल रही होगी। चेहरों पर मासूमियत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। वे सीमा पार से आए थे, ट्रेनिंग याफ्ता, जिनके दिमाग में जहर और बैग में मौत भरी थी। रुक जाओ! बैरिकेड पर तैनात एक अनुभवी गार्ड तारिक ने हाथ का इशारा करते हुए कड़क आवाज में कहा। दोनों लड़कों ने साइकिल के ब्रेक लगाए। उनके माथे पर इस सर्द मौसम में भी पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थीं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और इस वीआईपी इलाके में साइकिल से क्यों आए हो? तारिक ने अपनी बंदूक को थोड़ा कस कर पकड़ते हुए पूछा। उसकी तेज नजरें लड़कों के हाव भाव पड़ रही थीं। उनमें से एक लड़के ने, जिसका नाम आदिल था, अपनी घबराहट को छिपाते हुए मासूमियत से कहा, जनाब, हम तो मुफ्ती साहब को सुनने जा रहे हैं। हमें भी सरकार की नई योजनाओं में शामिल होना है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए साइकिल से ही आ गए। तारिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घोरा। कुछ तो था जो खटक रहा था। इतनी कम उम्र के लड़के राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? तारिक का तजुर्बा उसे चेतावनी दे रहा था। उसने अपने वायरलेस सेट का बटन दबाया। कंट्रोल रूम, चेक पॉइंट 3 से तारिक, दो संदिग्ध लड़कों पर नजर रखें। उम्र करीब 18 साल, रैली की तरफ जा रहे हैं। ओवर। ठीक है, जाओ, लेकिन कोई होशियारी नहीं। तारिक ने उन्हें घूरते हुए रास्ता छोड़ दिया। लड़के सर हिलाकर आगे बढ़ गए, लेकिन तारिक की नजरें अब भी उन्हीं पर गड़ी थीं। कुछ ही देर में दूर से सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा मैदान एक झटके में सतर्क हो गया। पुलिस के आला अधिकारी अपनी पोजीशन पर तन कर खड़े हो गए। काले रंग की एसयूवी कारों का एक बड़ा काफिला धूल उड़ाता हुआ रैली स्थल के मुख्य द्वार पर आकर रुका। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद! चारों तरफ से नारों की गूंज उठने लगी। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान और ठहराव था। पुलिस के विशेष सुरक्षा कमांडो एसएसजी ने तुरंत उनके चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना लिया। मुफ्ती साहब धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे थे, मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक बेहद कमजोर और फटे हाल कपड़ों वाला बुजुर्ग आदमी सुरक्षा घेरे के करीब आ गिरा। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं और हाथ कांप रहे थे। हटो पीछे! एक पुलिस अधिकारी ने बुजुर्ग को धकेलने की कोशिश की। रुकिए! मुफ्ती साहब ने हाथ उठाकर सुरक्षा कर्मियों को रोका और खुद उस बुजुर्ग के पास गए। क्या बात है बाबा, रो क्यों रहे हो? बुजुर्ग ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। मुफ्ती साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बेटी बहुत होशियार है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसका किसी बड़े कॉलेज में दाखिला करवा सकूं या उसकी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं लुट गया हूं साहब। ये सुनकर मुफ्ती साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने बाईं ओर चल रहे अपने निजी सचिव को इशारा किया। इनका नाम और पूरी डिटेल एक डायरी में नोट करो। उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया। फिर उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद नरमी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी बेटी का दाखिला सबसे बड़े कॉलेज में होगा और उसके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। भीड़ में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट और नारों की आवाज गूंज उठी। मुफ्ती साहब आगे बढ़कर मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंच पर राज्य के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री पहले से मौजूद थे। मुफ्ती साहब बीच में रखी मुख्य कुर्सी पर आराम से बैठ गए, लेकिन मंच के ठीक सामने भीड़ के बीच मौजूद सुरक्षा कर्मियों में से एक की सांसें तेज हो रही थीं। ये वही गार्ड तारिक था। तारिक की नजरें भीड़ में उन्हीं दो लड़कों को ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर बैठे उस लड़के आदिल पर पड़ी, लेकिन तारिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरा लड़का कहाँ है? तारिक ने पागलों की तरह चारों तरफ देखा। उसका साथी गायब था। पसीने की एक ठंडी बूंद तारिक की रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। उसने तुरंत अपने कॉलर माइक का बटन दबाया। अलर्ट, अल्फा टीम अलर्ट! जिन दो लड़कों पर मुझे शक था उनमें से एक गायब है। रिपीट, एक संदिग्ध गायब है। मुझे शक है कि वो मंच के आसपास हो सकता है। तुरंत वीआईपी को कवर करें। गार्ड की जगह अब कश्मीर पुलिस के विशेष अधिकारियों ने ले ली। वायरलेस पर मैसेज सुनते ही सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस अधिकारियों के चेहरे तने हुए नजर आने लगे। वे पागलों की तरह बिना किसी को भनक लगे उस दूसरे लड़के की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो दूसरा लड़का फहद कहीं और नहीं बल्कि उसी विशाल मंच के ठीक नीचे मौजूद अंधेरे में बैठा था।
मंच के नीचे घुप अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। ऊपर से मुफ्ती साहब के भारी कदमों की आवाज और भीड़ का शोर आ रहा था। फहद के हाथ तेजी से चल रहे थे। उसके सामने एक टिफिन बॉक्स जैसी चीज रखी थी, एक रिमोट कंट्रोल आईईडी बॉम्ब। उसके माथे से पसीना टपक कर तारों पर गिर रहा था। लाल तार को नीले सर्किट से जोड़ते हुए उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। उसे पता था कि एक छोटी सी गलती और वो खुद यहीं चीथड़ों में उड़ जाएगा। मंच के ऊपर मुफ्ती मोहम्मद सईद खड़े हुए। उन्होंने माइक संभाला और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे अजीज कश्मीर के भाइयों और बहनों। उनके बोलते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच के नीचे बैठे फहद ने बम का आखिरी तार बैटरी से जोड़ दिया। सर्किट पूरा हो चुका था, बॉम्ब एक्टिवेट हो गया था। फहद ने अपनी जेब से एक छोटा सा फोन निकाला। उसने जल्दी से कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाईं और एक मैसेज टाइप किया। सेट हो गया है बॉम्ब। उसने सेंड बटन दबाया और बिना कोई आवाज किए बिल्ली की तरह रेंगता हुआ मंच के पीछे के हिस्से से बाहर खिसक गया। उधर भीड़ में बैठे आदिल की जेब में रखे रेडियो फोन में एक हल्की सी बीप हुई। आदिल ने फोन निकालकर स्क्रीन देखी। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी और सर्द मुस्कान तैर गई। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसका दायां हाथ अब उसकी जैकेट की गहरी जेब के अंदर था, जहां उसकी उंगलियां एक छोटे से रिमोट के लाल बटन को सहला रही थीं। मंच पर मुफ्ती साहब भाषण दे रहे थे और आदिल धीरे धीरे उस भीड़ से बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। आदिल भीड़ को चीरता हुआ धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहा था। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो जानता था कि बम का ब्लास्ट रेडियस बहुत बड़ा है। अगर उसने ग्राउंड के बीच में ही रिमोट दबा दिया तो वो खुद भी इस आग में जलकर राख हो जाएगा। उसे बस कुछ मीटर की दूरी चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहां से वो तबाही का मंजर देख सके और खुद जिंदा भी बच सके। लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए। उसके ठीक सामने वही ऑफिसर खड़ा था जिसने उसे गेट पर रोका था। उसकी निगाहें बाज की तरह आदिल को ही घूर रही थीं। रुको! ऑफिसर की आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जिसने आदिल के पैरों में बेड़ियां डाल दी। कहाँ जा रहे हो? अभी तो मुफ्ती साहब का भाषण शुरू हुआ है, शो तो खत्म नहीं हुआ। पूरा कश्मीर सुन रहा है और तुम वापस जा रहे हो? आदिल ने अपना थूक निगला। उसके माथे पर इस सर्द मौसम में भी पसीना चमक रहा था। उसने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, जी वो मुझे प्यास लगी थी, मैं बस उधर पानी पीने जा रहा था। ऑफिसर आगे बढ़ा और उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच का फासला अब खत्म हो चुका था। ऑफिसर ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और दबे हुए गुस्से में बोला, गेट पर तुम्हारी कोई तलाशी नहीं ली गई थी ना? मैंने बाकी सब की ली थी, पर तुम उस वक्त आगे निकल गए थे। और सच कहूं तो मुझे यहाँ के लग भी नहीं रहे हो। तुम्हारी बोली, तुम्हारा पहनावा सब अलग है। बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? किस मोहल्ले से हो तुम? घर का सवाल सुनते ही आदिल के दिमाग की नसें फटने लगी। उसके पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं था। उसका असली घर तो बॉर्डर के उस पार था, जहां से उसे मौत का ये खेल सिखाकर भेजा गया था। खौफ ने उसके होश उड़ा दिए। जैसे ही ऑफिसर ने उसका कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, आदिल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑफिसर के सीने पर एक जोरदार धक्का मारा। ऑफिसर का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे जमीन पर गिर गया। पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं था। आदिल ने ऐसी दौड़ लगाई जैसे उसके पैरों में आग लगी हो। जमीन पर गिरते ही ऑफिसर ने तुरंत अपनी ड्यूटी बेल्ट से रेडियो निकाला और चिल्लाया, कोड रेड, कोड रेड। एक लड़का नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है। ब्लैक जैकेट, उम्र करीब 18 साल। उसे जिंदा पकड़ो, वो खतरनाक हो सकता है। पूरा सिक्योरिटी ग्राउंड अचानक अलर्ट पर आ गया। पुलिस ऑफिसर्स बंदूकें ताने उस दिशा में दौड़ने लगे। उधर आदिल सांस फूलता हुआ एक पुराने और विशाल चिनार के पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। उसने जल्दी से अपनी जेब से हाथ डाला और रिमोट बाहर निकाल लिया। उसका अंगूठा उस लाल बटन के ठीक ऊपर था। उसने सोचा अब और इंतजार नहीं, चाहे मैं मरूं या जीऊं, काम खत्म करना होगा। लेकिन उसकी इस हरकत को कोई देख रहा था। वहीं पास में खड़ी एक 8 साल की कश्मीरी बच्ची, जिसने खूबसूरत फिरोजी रंग का फिराक पहना था, वो इस भीड़ और शोर से दूर वहीं खेल रही थी। उसने इस अजनबी लड़के को बदहवास हालत में भागते और पेड़ के पीछे छिपते देख लिया था। बच्ची की मासूम आंखों में डर और सवाल थे। जब पुलिस ऑफिसर्स हथियार ताने दौड़ते हुए आए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़का अचानक कहां गायब हो गया। तभी वो छोटी बच्ची दौड़कर एक ऑफिसर के पास आई और अपनी छोटी सी उंगली से उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से बोली, अंकल, वो वाले भाईजान अभी अभी भागकर उस पेड़ के पीछे छिपे हैं। बच्ची के इतना बोलते ही ऑफिसर्स की निगाहें उस पेड़ पर टिक गईं। बिना एक सेकंड गवाए ऑफिसर ने अपनी पिस्तौल निकाली और बिजली की तेजी से पेड़ के पीछे झपट्टा मारा। आदिल बस बटन दबाने ही वाला था कि ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर एक जोरदार लात मारी। रिमोट उसके हाथ से छिटक कर दूर जमीन पर जा गिरा। अगले ही पल 2 और ऑफिसर्स ने आकर आदिल को जमीन पर पटक दिया और उसके दोनों हाथ पीछे मरोड़कर उसे दबोचना शुरू कर दिया। सर, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, मैं बेगुनाह हूं।
आदिल तड़पता हुआ और घबराते हुए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में अब पकड़े जाने की दहशत साफ झलक रही थी, लेकिन ऑफिसर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपना घुटना आदिल की पीठ पर रखा और तुरंत उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। तभी ऑफिसर की नजर जमीन पर गिरे उस छोटे से काले डिवाइस पर पड़ी जिसे आदिल ने गिरा दिया था। उसमें एक छोटा सा एंटेना और लाल रंग का बटन था। ऑफिसर ने उस डिवाइस को उठाया। उसका चेहरा गुस्से और खौफ से लाल हो चुका था। उसने आदिल के बाल पकड़े और उसका चेहरा ऊपर खींचते हुए दहाड़ा, जल्दी बोल कमीने, ये क्या चीज का रिमोट है? ये सच बोल, वरना यहीं भेजा उड़ा दूंगा। मौत को इतने करीब देखकर और पकड़े जाने के बाद आदिल का हौसला टूट गया। वो रोते हुए चिल्लाया, ये एक बॉम्ब का रिमोट है। स्टेज के नीचे फिट किया है मेरे साथी ने। उसे दबाते ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। स्टेज के नीचे बॉम्ब। ये सुनते ही ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां राज्य के मुख्यमंत्री बैठे थे, हजारों लोग थे। अगर ये बटन किसी के पैर के नीचे आकर गलती से भी दब जाता, सोचकर ही ऑफिसर की रूह कांप उठी। बिना एक सेकंड सोचे ऑफिसर ने उस रिमोट को जमीन पर रखा और